जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल सुइंबेल टॉक्स में। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो डाली थी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर, जिसमें हमने 4 स्टॉक्स को डिस्कस किया था हॉस्पिटल सेक्टर्स के। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में, जो कि एक नई लिस्टेड कंपनी है। बहुत ही शानदार कंपनी है, अभी कुछ टाइम पहले ही ये लिस्ट हुई थी। तो मैं बात कर रहा हूँ एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के बारे में। शायद आप इस कंपनी के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज हम इस स्टॉक को कंप्लीट एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में बात करेंगे और फ्यूचर में इस सेक्टर में इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर क्या ग्रोथ, क्या मूव देखने को मिल सकती है। और लास्ट में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू चैनल पर अपलोड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों एकम्स की बात करें तो ये कंपनी 2004 में स्टेबलाइज हुई थी। इस कंपनी का मेन बिजनेस सीडीएमओ बेस है। तो सीडीएमओ होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसको मैं थोड़ा इजी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। माना कैडिला ने कोई दवाई पर R&D की और उन्होंने अपना रेसिपी, मतलब किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए एक टाइप की रेसिपी ही बनती है इनिशियल फेज में। उसके बाद कैडिला को वो दवाई मैन्युफैक्चरिंग करनी है और मार्केट में उतारनी है। लेकिन कैडिला के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, चाहे वो दवाई हो, मतलब टैबलेट्स हो या फिर इंजेक्शन हो। तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे एकम्स के पास और उनको वो डिटेल्स देंगे, मीन्स वो रेसिपी देंगे और एकम्स उनको कंप्लीटली वो मेडिसिन, वो इंजेक्शन या कुछ भी चीज़ जो कैडिला की डिमांड है वो बनाकर सप्लाई करेगी और कैडिला फिर उसको मार्केट में उस मेडिसिन को उतार सकती है। तो शायद आपको सीडीएमओ का बिजनेस का तरीका क्लियर हो गया होगा। और अगर हम एकम्स के बिजनेस प्रोफाइल्स की बात करें तो ये सीडीएमओ के बेस पर टैबलेट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कैप्सूल्स बनाते हैं, लिक्विड ओरल्स बनाते हैं, वायल्स बनाते हैं और उसके साथ में काफ़ी और चीज़ें जैसे कि टॉपिकल प्रिपरेशंस, आई ड्रॉप्स, ड्राई पाउडर, इंजेक्शंस, ऑर्गेनिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें एकम्स के बिजनेस में आती हैं। अगर किसी भी कंपनी को इन सब चीज़ों में से कुछ भी डिमांड है तो एकम्स उसको बनाकर दे सकती है। और दोस्तों एकम्स की एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसके मार्केट शेयर की बात करेंगे तो अकेले एकम्स के पास इंडिया का 30% का मार्केट शेयर है सीडीएमओ मार्केट में। तो आप खुद सोच सकते हैं शायद इंडिया की कोई कंपनी ऐसी होगी जिसने एकम्स के साथ बिजनेस ना किया हो, क्योंकि 1/3 बिजनेस तो अकेली एकम्स ही हैंडल करती है सीडीएमओ के मार्केट के अंदर। दोस्तों जेनरिक और एपीआई बिजनेसेस की बात करें तो ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सेल करते हैं ब्रांडेड ड्रग्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स मींस एपीआईज। दोस्तों एपीआईज के बारे में मैं आपको बता दूं, ये होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जैसे पैरासीटामोल फीवर के लिए यूज़ की जाती है, तो फीवर में जो बेनिफिट करने वाली है वो करने वाली है पैरासीटामोल, वो उसका एपीआई है। तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको सप्लाई भी करती है। जिसमें अगर देखेंगे तो एकम्स ने एक्वायर किया था एकम्स लाइफ साइंसेस को, जिसमें ये लोग देराबसी के अंदर जो प्लांट था उसको भी एक्वायर किया था और बरवाला में इनका जो हरियाणा के अंदर है वो R&D सेंटर है इनका बरवाला के अंदर में। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो एकम्स ऑपरेट करती है 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विद ए क्यूमुलेटिव फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 49.23 बिलियन यूनिट्स एनुअली एज पर मार्च 31, 2024। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इसकी न्यू इंजेक्टेबल फैसिलिटी टू बी ऑपरेशन इन FY25। तो कंपनी की ग्रोथ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। आप खुद सोच सकते हैं, जो कंपनी 2004 में स्टेबलाइज हुई थी मीन्स एक सिंगल प्लांट से, उसके बाद इस कंपनी की ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिली है। हरिद्वार के अंदर भी इनके इतने सारे प्लांट्स हैं। दोस्तों रिवेन्यू बाइफरकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीडीएमओ बिजनेस जो इनका मेन बिजनेस है उससे 78% का रिवेन्यू आता है और ब्रांडेड एड जेनरिक से इनका 16.8% का बिजनेस आता है। एपीआई जो मैंने अभी आपको बताया था एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उससे 5% का बिजनेस इनका आता है। और R&D इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बाय द एंड ऑफ FY24 एकम्स ऑपरेट करता है 4 डेडिकेटेड R&D
R&D units with 2 approved by the Department of Scientific and Industrial Research and the Ministry of Science and Technology, Government of India। R&D एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो 2.66% का है FY24 के रेवेन्यू के हिसाब से। और दोस्तों क्लाइंट्स की बात करें तो एकम्स के पास लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है इसके जो मेजर क्लाइंट्स हैं उनके साथ, चाहे वो एलेमिक फार्मास्यूटिकल्स हो, एल्केम लेबोरेटरीज हो, ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज हो, सिप्ला हो, डावर, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी एंड हेट्रो हेल्थ केयर। दोस्तों इसके जो क्लाइंट्स है, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, वहाँ से इसको 94% का बिजनेस आता है, जो कि उसके न्यू क्लाइंट से ओनली 5% का बिजनेस आता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि भाई जिसने एक बार धंधा कर लिया एकम्स के साथ, वो उसके साथ लाइफ लॉन्ग जुड़ा रहता है, क्योंकि एकम्स का बिजनेस ही ऐसा है, वो सीडीएमओ बिजनेस में टॉप रैंक पर आती है। उसके बाद कभी भी उनको ज़्यादा क्रिटिकलिटी किसी भी, देखो क्या होता है ना, अगर आप अपने सप्लायर को, अपने कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स बनाकर देंगे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स में तो भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, और अगर एकम्स की साइड से उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आपके साथ आपके क्लाइंट्स बने रहेंगे। तो इसी वजह से इनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी साइड से इनको 94% का बिजनेस आता है। दोस्तों जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो एकम्स ने एक्सटेंड किया है इसकी प्रेजेंस 65 कंट्रीज़ में, जिसमें ओवरसीज़ क्लाइंट अगर आप देखेंगे तो वियतनाम के अंदर, फिलीपींस और पेरू और म्यांमार, Cambodia। The company derives 93.55% of its revenue from the India and 6.45% revenue from the outside India in FY24। अभी रिसेंटली इनके बिजनेस यूएसए, यूरोप के साथ भी स्टार्ट हो रहे हैं, जो अभी पीछे न्यूज़ देखने को सुनने को मिली है। तो इनका बिजनेस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी कंट्रीज़ में फैला हुआ है, 65 कंट्रीज़ के साथ इनका बिजनेस है, जो कंटिन्यू इंक्रीज ही हो रहा है। और दोस्तों इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो इनको प्रोडक्ट्स अप्रूवल में आप देख सकते हैं कि FY24 में एकम सिक्योर्ड अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग कंट्रोल जनरल्स ऑफ इंडिया DCGI की साइड से 927 फॉर्मुलेशन एंड अप्रूव्ड 5 पेटेंट्स। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ये लोग R&D के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2.56% का अमाउंट ये रिवेन्यू का R&D पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये अचीव कर रहे हैं। 5 पेटेंट्स इनको मिले हैं, 927 फॉर्मुलेशंस के लिए अप्रूवल मिला है। एडिशनली द कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की साइड से फॉर 923 फॉर्मुलेशन के लिए अप्रूवल मिल चुका है। अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में सोच सकते हैं, अगर उनको फॉर्मुलेशंस और पेटेंट्स नए नए मिलेंगे तो उसके बाद वो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। तो ये पूरा का पूरा इनका मैंने बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ग्रोथ और करंट प्रेजेंटली जो ये लोग बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितनी ग्रोथ इनको मिली है, उसके बारे में R&D पर कितना स्पेंड कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बताया। आगे हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स के बारे में। दोस्तों मार्केट कैप की बात करें तो 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस हमको 477 का देखने को मिल रहा है। हाई बनाया था इसने 1100 के आसपास और लो बनाया है इसने 405 का। दोस्तों कुछ टाइम पहले ही कंपनी लिस्ट हुई थी, जिससे एकदम से स्टॉक ने रॉकेट बना था, 750 के 800 के आसपास स्टॉक का लिस्टिंग था, 1100 तक स्टॉक गया था। उसके बाद मार्केट में इतनी गिरावट आई है जिसमें इस स्टॉक के अंदर भी हमको गिरावट देखने को मिली है। तो आप खुद सोच सकते हैं 1100 का हाई है और फिलहाल 477 का प्राइस चल रहा है, तो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 60% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जिस स्टॉक को 700 के प्राइस पर लिस्ट किया गया था और आज की डेट में वो 450 के आसपास मिल रहा है, तो स्टॉक की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर स्टॉक के पी की बात करें तो वो भी हमको 51 का देखने को मिल रहा है, बुक वैल्यू 180 की है। तो इस टाइम पर जो करंट प्राइस है 477, वो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी सही प्राइस हमको देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, तो करंट प्राइस पर हम इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली नंबर्स के बारे में। तो हमको यहाँ पर दिसंबर 2024 के नंबर ही देखने को मिले थे, जिसमें सेल्स यहाँ पर 1000 करोड़ की देखने को मिली थी, जिसमें ओपीएम की बात करें तो 12% का ओपीएम देखने को मिला और नेट प्रॉफिट हमको 66 करोड़ का देखने को मिला है। और दोस्तों फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 75% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 5.77% की और डीआईज के पास 7.39%
9% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास यहाँ पर 8.84% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डर्स और पब्लिक की होल्डर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। सितंबर 2024 में कंपनी लिस्ट हुई थी, मार्च 2024 तक होल्डिंग सेम ही देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर अभी स्टॉक ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर आप इस स्टॉक को केवल अपनी रडार में रख सकते हैं, फ्यूचर में जब इसके 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को अपनी रडार पर ज़रूर रखें। यहाँ पर मेरी इस स्टॉक के लिए कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। दोस्तों हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं या जितना भी हमारा कंटेंट होता है वो स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म्स के लिए ही हम लोग उसको कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टॉक को भी आप अपनी रडार में ज़रूर रखें, 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट ज़रूर देखें, उसके बाद ही इसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो कंटिन्यू चैनल पर अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।